नमस्कार दोस्तों। तो आपको जो ये स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं। और मैं बता दूं कि इसके अंदर आरबीआई जो टॉपिक अभी करा रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स के सबसे बेहतरीन टीचर ऋषि जैन सर है, उनके द्वारा करवाया हुआ है। तो इसके अंदर पूरा डिटेल से आरबीआई आपको मिल जाएगा। जो यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम है, सबके अंदर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतनी मैं भी गारंटी लेता हूँ। और सर ने इतना मतलब डिटेल से इसको कराया हुआ है। तो इसको हम कई पार्ट में करेंगे, आज हम थोड़ा सा कर लेंगे, बाकी आगे और भी कर लेंगे। इसमें अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप बता सकते हैं मैसेज करके, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आरबीआई का थोड़ा सा पहले परिचय देख लेते हैं, फिर आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, इसकी धाराएं कौन कौन सी हैं, और भी जितने भी काम होते हैं, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है आरबीआई का, मतलब गवर्नर हो गए और कौन कौन से सदस्य होते हैं, वो सब भी देखने वाले हैं। पूरी डिटेल से हो जाएगा ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, बैंकों का कैसे विकास हुआ था उस तरह से। तो भारत का सबसे पहला बैंक देखते हैं कौन सा बना था। 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, वो बैंक बना था, जो भारत का पहला बैंक माना जाता है। यह बनाया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, जो कि एक यूरोपीय कंपनी थे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो पहला बैंक बना है, ये भारतीय द्वारा स्थापित नहीं है, यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित है। तो आपसे अगर भारतीय कंपनी पूछ ले तो वो अलग होगा, ये यूरोपीय द्वारा स्थापित है। ठीक है। 1806 के अंदर अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक है, वो स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1806 में। फिर 1840 के अंदर इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक है, वो स्थापित कर दिया। और 1843 के अंदर एक और बैंक है, वो मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक है, वो स्थापित किया। इन तीनों के नाम आप याद रख लीजिए। एक 1806 में कौन सा किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी। और 1840 में बॉम्बे, और 43 के अंदर मद्रास। यानी तीन नाम याद रखिए आप, बंगाल, बॉम्बे, और फिर कौन सा आया? मद्रास वाला। क्रम से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 1921 के अंदर क्या किया? तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है, इन सबको मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका निर्माण कर दिया। तो ये ज़रूरी क्यों है? देखिए इसके आगे देखिए। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ? गोरेवाला समिति है, इन्होंने सिफारिश की कि इंपीरियल बैंक है, इसका नाम बदल के आप भारतीय स्टेट बैंक रख दीजिए, यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे बना है? ये जो तीन बैंक है, इन तीनों के मिश्रण से बना है। इसका नाम बदल दिया गया, यानी तीनों को मर्ज कर दिया एक बैंक में, और फिर इसका नाम रख दिया एसबीआई। आगे देखिए, भारत में जो पहला भारतीय द्वारा स्थापित बैंक है, वो कौन सा था? तो वो 1894 में बना था। उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, यानी पीएनबी। तो ये भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक है। और वो दूसरे वाले थे, वो यूरोपीय कंपनी हो गई, हिंदुस्तान वाला था। और बाकी दो तीन बताए थे मैंने, इंपीरियल बैंक जो मर्ज हो गया जिसमें, वो अंग्रेजों द्वारा थे। अगला देखिए, वर्ष 1922 के अंदर अंग्रेजों द्वारा जो हिल्टन यंग समिति है, उन्होंने भी मतलब एक सिफारिश की थी। हिल्टन यंग समिति का जो गठन हुआ था, उस समिति ने क्या सिफारिश की थी? उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक केंद्रीय बैंक भी होना चाहिए, जो बाकी बैंकों का मतलब जो नियंत्रण रखे, और बाकी और भी कार्य हो वो सब में बैंकिंग वाला सेक्टर, वित्तीय सेक्टर हो गया, उसमें भी ध्यान रखे। तो जो समिति है उसकी सिफारिश भी अंग्रेजों ने मान ली, और 1934 के अंदर एक अधिनियम है वो पारित किया। उसका नाम था आरबीआई अधिनियम 1934। ठीक है। तो इस अधिनियम के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हो गया था। ये आरबीआई का मतलब गठन से रिलेटेड एक फैक्ट है, किस तरह से निर्माण हुआ था, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए, तो आरबीआई के हम मुख्यालय की बात करें, तो इसके अंदर मुख्यालय चेंज भी हुआ था। तो पहले एक से ना याद रखना आपको, 1935 से लेके 1937 के बीच, इस टाइम मुख्यालय था कोलकाता। फिर 1937 के बाद क्या हुआ? मुख्यालय को चेंज कर लिया, और हमने कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? मुंबई के अंदर। तो पहले मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता था। 1937 के बाद कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। तो अगर आपको ये कालखंड पूछ ले कि 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो आप मुंबई मत कर देना, तब कोलकाता था। ठीक है। और 1947 तक, ये भारत के आज़ाद होने से पहले की बात है, तो 1947 तक जो आरबीआई है, ये कहाँ का केंद्रीय बैंक था? ये था बर्मा, यानी म्यांमार का। ठीक है। क्योंकि उस पहले अंग्रेज़ों के साथ में बर्मा भी भारत के अधीन ही था। फिर हम बात करें, जो जुलाई 1948 है, जुलाई 1948, ठीक है, 1948 तक ये पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी रहा। ये बात भी आपको फैक्ट है, याद रखना है। और भारत का कब बना? जुलाई 1948 से, उसके बाद से ये भारत का केंद्रीय बैंक है, वो बन गया। इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बाघ और ताड़ का जो एक सिंबल होता है, वो होता है इसका प्रतीक चिन्ह। लेकिन बाघ से पहले इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। यानी सिंह किसको बोलते हैं? शेर को। तो पहले शेर था इसका प्रतीक चिन्ह, बाद में क्या हो गया? बाद में बाघ कर दिया, बाघ और ताड़ का पेड़। ठीक है। और आरबीआई का लेखांकन वर्ष की बात करें तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है।
पहले ये 1 जुलाई से 30 जून होता था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि बजट वाला जो सेशन होता है उस हिसाब से इनको दोनों को जो तिथियों में फ़र्क ना आए, तो इसलिए एक ही कर दिया। ठीक है, और आगे हम बात करें गवर्नेंस के बारे में, तो ये वाला टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आईएएस जो यूपीएससी प्री है उसके अंदर पूछा गया था 2021 में। तो ये इस तरह से, अब क्वेश्चन की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से देख लीजिए। तो आरबीआई में सबसे उच्च संस्था इसमें कौन सी होती है वो पता होना चाहिए आपको। सीबीडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, और इंग्लिश में नाम बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इसकी उच्च संस्था होती है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 21 मेंबर होते हैं। वो 21 मेंबर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक तो क्या हो गया, एक तो गवर्नर खुद हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर हो गए, जोनल काउंसिल के मेंबर हो गए, और सरकार द्वारा नामित हो गए 10 मेंबर, और केंद्र सरकार के हो गए 2 मेंबर, और 2 सदस्य ये हो गए केंद्र सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा नामित 10 सदस्य। इस तरह से टोटल 21 हो जाएंगे। आप जोड़ भी सकते हैं, एक ये हो गया, और 1 और 4 5, और 4 9, और 10 कितने हो गए, 19, 19 और 2 कितने हो गए, 21। तो इस तरह से पूरे टोटल 21 सदस्य ये हो जाते हैं। इन 21 सदस्यों की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है। आरबीआई गवर्नर और 4 उप गवर्नर की नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है। आरबीआई गवर्नर को सभी अधिकार है वो आरबीआई अधिनियम 1934 है उससे मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें हम गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं, प्री में पूछ सकते हैं। जैसे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, एओ स्मिथ, जिसको हम बोलते हैं ओसबोर्न स्मिथ है। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर है वो सीडी देशमुख थे। भारत के 25वें शक्तिकांत दास है। 26वें आपको बताना है कौन है, 26वें कौन है, संजय मल्होत्रा साहब है, वो है। ठीक है, तो ये आरबीआई के कुछ इस तरह से फैक्ट भी हो गए जो इसके निर्माण और संस्था से रिलेटेड है। अब हम आगे बात करते हैं। तो पीछे एक फैक्ट छूट गया था जो इसके कार्यकाल से रिलेटेड था, 3 वर्ष वाला, वो शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो वो बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, तो कार्यकाल जैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसमें 3 वर्ष तक तो गवर्नर को पद से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन 2 वर्ष एक्स्ट्रा है वो सरकार आगे मतलब एक्सटेंड करती है। तो इस तरह से इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाता है, लेकिन ऑफिशियली वैसे कितना होता है, 3 होता है। 3 तक तो कोई नहीं हटा सकता, और 2 केंद्र सरकार आगे बढ़ा सकती है इसको। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो स्थापना के बाद 1948 तक तो आरबीआई का स्वामित्व है वो निजी क्षेत्रों के पास था। 1948 में सरकार द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम लिया गया 1948। यह अधिनियम आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट है 1948। यह पारित हुआ, और इसके आधार पर 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण है वो सरकार के हाथों में आ गया। तो एक तरह से पूरी तरह से वो सरकार के अंडर में आ गई थी। ये पूरी तरह से नहीं, लेकिन 99.9 इस तरह से मान सकते हैं। वर्ष 1949 में 2 महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तो वह आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, और दूसरा था बैंकिंग विनियम अधिनियम है 1949 है वो पारित हुआ। तो वर्तमान में देश के सभी बैंकों का जो विनियमन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम है 1949 है, इसके द्वारा ही होता है। और सहकारी बैंक होते हैं जो, उनका विनियमन 2 कानून से होता है। एक तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 वाला इससे होता है, और दूसरा एक सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1965 है। इन दोनों के तहत रेगुलेट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है इसमें आपको, सहकारी बैंक का विनियमन 2 अधिनियम से होता है। एक तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, और एक होता है सहकारी बैंकिंग अधिनियम है, उन दोनों अधिनियम के तहत होता है। और दूसरे बैंक होते हैं उनका किससे होता है, 1949 वाला अधिनियम है उससे। अब राष्ट्रीयकरण और निजीकरण है, उसके बीच में थोड़ा सा संबंध देख लेते हैं। तो राष्ट्रीयकरण एक प्रक्रिया है जहाँ पे सरकार संसद में कानून बनाकर निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व है अपने हाथ में ले लेती है। राष्ट्रीयकरण हो रहा है, और निजीकरण यानी निजी क्षेत्र के हाथ में ही है। तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 4थी पंचवर्षीय योजना, और एक और पंचवर्षीय योजना थी 6ठी पंचवर्षीय, उसमें भी हुआ था। पहले 4थी में हुआ था, उसके अंदर 19 जुलाई 1969 में ये 4थी पंचवर्षीय है, उसमें राष्ट्रीयकरण इसका शुरू हुआ, जहाँ पे 50 करोड़ की संपत्ति को आधार बनाया, और इस आधार पे 14 बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण है वो हो गया। उसके अलावा 1980 के अंदर सरकार द्वारा 6ठी पंचवर्षीय योजना है, उसके कालखंड में 200 करोड़ की संपत्ति के आधार पर, यानी जिन बैंकों की संपत्ति 200 करोड़ या उससे मतलब अधिक है, तो उनका राष्ट्रीयकरण है वो हो गया। इस आधार पर 6 बड़े बैंकों का हुआ था।
चौथी पंचवर्षीय में कितने हुआ, 14 बैंकों का हुआ, और जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं, निजीकरण की बात करें तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जहां सरकार अपने जो सार्वजनिक उपक्रम का नियंत्रण और स्वामित्व है वो निजी क्षेत्र को सौंप देती है। जैसे भी कोई भी कंपनी है या और चीज़ है, मान लीजिए कंपनी है, तो इस कंपनी का जो पूरे राइट्स है वो इस कंपनी के पास ही है, या फिर 51% से ज़्यादा राइट्स इस कंपनी के पास है, तो वो निजीकरण के अंदर ही आएगी। विनिवेश क्या होता है, विनिवेश निजीकरण की एक प्रक्रिया है जहाँ सरकार अपनी संपत्ति है वो उसका स्वामित्व विक्रय करके बाजार में कर दे। जैसे कि रेलवे के अंदर कुछ चीज़ों का विनिवेश हुआ था, जिसमें जो अडानी वाली कंपनी है उसको दे दिया गया था। हाल ही में एयर इंडिया का विनिवेश हुआ था, तो वो उससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार के अंडर में था लेकिन बाद में ये इसके राइट्स है वो निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए। ये भी कई प्रकार से होते हैं। एक तो पूर्ण स्वामित्व दे देते हैं 100%, यानी पूरा नियंत्रण नाम निजी क्षेत्र का। एक के अंदर 51, 49% इस तरह से रेशो बना के देते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे आगे। अब आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उनके बारे में देखिए। इनके बारे में मैंने आगे डिटेल से भी लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये जो जितने भी BN MPL है, DICGC है, रेबिट है, इफ्तास है, आरबीआई, इनके कार्य वगैरह है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो मैंने आगे बताया हुआ है, तो मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊँगा इनके बारे में। एक बार आप नाम देखना चाहें तो इनके नाम देख सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल से आगे बता दूंगा इनके बारे में, कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ पे है, क्या काम करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना याद रख लीजिए, ये इतनी जो कंपनी है वो आरबीआई के स्वामित्व में पूर्ण रूप से, यानी इन पे आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व है। यहाँ पे डीआईजीसी का सर ने बताया था, लेकिन आगे मैंने इनको डिटेल से किया हुआ है, तो वो आपको उसमें बता दूंगा मैं। जैसे DICGC है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर, और एक्ट भी याद रख लीजिए, DICGC एक्ट है 1961, इसके तहत हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। ये जमा धारकों को उनके बैंकों के जमा पर अधिकतम है वो 5 लाख रुपए तक का बीमा देता है। पूर्व में सीमा कितनी थी, 1 लाख ही थी, लेकिन बाद में एक्सटेंड करके इसको कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5 लाख। और CGC है, इसको प्रीमियम का भुगतान है वो बैंक द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं NHB, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। इसको हम विकासी बैंक भी कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों को, कृषि वाले क्षेत्रों, एक बैंक को आपने मान लिया कृषि क्षेत्र उस चीज़ में ऋण देने के लिए आपने उधार दिया। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इस डायग्राम से, जैसे कि NHB वित्त दे रहा है बैंक को, ठीक है, और बैंक ये वित्त किसको दे रहा है, ग्राहक को। तो एक तरह से ये बीच में ये बैंक सेतु का कार्य कर रहा है, लेकिन मेन काम किसका, NHB का, यानी ये विकास के लिए काम कर रहा है। तो इसको हम पुनर्वित्त संस्था है वो भी मान सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है, और स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। इसमें 100% स्वामित्व है वो सरकार का होता है। पूर्व में ये आरबीआई के अंडर में था, लेकिन बाद में इसको सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया। 2019 में इसका पूर्ण स्वामित्व है वो सरकार के हाथ में आ गया था, उससे पहले आरबीआई के अंडर में था। इसका एक सूचकांक होता है, उसको नाम ये आपको याद रखना है, तिमाही आधार पर ये जारी करता है, रेसिडेक्स सूचकांक है वो ये जारी करता है। और आधार वर्ष क्या है इस सूचकांक का, 2017-18 है। ये एक पुनर्वित्त संस्था है जो उन बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराता है जो ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से लोन या होम है वो उधार देता है। तो पुनर्वित्त कैसे हुआ, जैसे कि इसने इसको दिया और इसने फिर किसको दिया, ग्राहक को दिया, ग्राहक फिर क्या किसको देगा, बैंकों को, बैंक फिर किसको देंगे, NHB को देंगे। तो इस तरह से क्या है, ये एक पुनर्वित्त संस्था है, और जो मतलब बहुत सारे विकास कार्य हो गए और चीज़ों में वित्त वो प्रदान भी करती है। जो वित्त उपलब्ध कराता है और वित्तीय संस्थानों को वित्त उपलब्ध कराते हैं, वित्तीय संस्थान है वो फिर ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से जो वित्त है वो होम लोन हो गया और चीज़ें हो गई, उस रूप से ऋण या वित्त है वो दे देते हैं। नाबार्ड है वो भी एक तरह से जो विकास बैंक है या फिर पुनर्वित्त संस्था है वो है। नाबार्ड किसको देता है वित्त, नाबार्ड देता है सहकारी बैंकों को, RRB, और RRB किसको देते हैं, किसानों को भी ऋण वगैरह है उस चीज़ों से दे देते हैं। वर्तमान में जो विकास बैंकों की बात करें तो 4 विकास बैंक है। एक तो NHB हो गया,
एक नाबार्ड हो गया, एक सिडबी हो गया और एक हो गया एग्जिम बैंक। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। और एग्जिम बैंक है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। और इंग्लिश में पूछ ले तो एन से क्या हो गया? नेशनल, और एन से नेशनल हो गया, बी से क्या हो गया? बैंक, और ए से हो गया एग्रीकल्चर, और आर से रूरल हो गया, और डी से क्या हो गया? डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 की। तो इनकी स्थापना आप याद रख लीजिए, कई बार क्रम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा विकास बैंक बना था? नाबार्ड बना था, एग्जिम बना था, एनएसबी बना था, या कौन सा बना था? तो इस तरह से इनकी जो ईयर है वो आपको याद होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना है वो नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। और नाबार्ड ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो छठी पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर स्यूरमन समिति है, उन्होंने सिफारिश की थी और नाबार्ड की स्थापना हुई थी उसके बाद से 1982 में। तो नाबार्ड का स्वामित्व की बात करें तो मैंने बता दिया, स्वामित्व तो इनके जो पुनर्वित्त संस्था है इनका सरकार के अंडर में आ गया था। नाबार्ड 100% स्वामित्व है वो सरकार के पास है। 2017 में नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन किया गया, जिससे नाबार्ड का जो संपूर्ण स्वामित्व है वो सरकार के पास आया था। और एनएसबी के अंदर कब आया था? एनएसबी में वो आया था 2019 के अंदर। पूर्व में नाबार्ड का जो 99.6% स्वामित्व है वो सरकार के पास था, और 0.4% राइट किसके पास था? आरबीआई के पास भी था, पहले की बात है। और नाबार्ड की पूंजी की बात करें तो नाबार्ड की शुरुआती पूंजी थी 100 करोड़, लेकिन अब 30,000 से ज़्यादा हो गई है। हाँ, कितनी हो गई है? 30,000 करोड़ है, वो कर दी गई है। 1981 में इसमें संशोधन कौन से 1981 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन कब हुआ था? 2017 के अंदर हुआ था, जब सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। नाबार्ड के कार्य देखिए, तो पहले तो आपको पता ही लगे ये पुनर्वित्त संस्था है। तो पुनर्वित्त किसको ये लोन देगी? बैंकों के या और कोई संस्थाएं होगी उनको वित्त देगी। और वो किस में वित्त देंगे? फिर वो कृषि है, कृषि क्षेत्र होगी, या कृषक हो गए, किसान हो गए, उनको वित्त देंगे फिर वो बैंक वगैरह और चीज़ हो गई। तो कृषि क्षेत्र में कृषकों को प्रत्यक्ष उधारी नहीं देता, लेकिन वित्तीय संस्थानों को दे देगा, और वित्तीय संस्थान फिर इन किसानों को वित्त देंगे। तो नाबार्ड किसको वित्त देगा? वित्तीय संस्थानों, यानी बैंक वगैरह हो गए, या फिर कोई और जो भी किसानों के हित के लिए बने हुए हैं उनको देगा। और वो किसको देंगे? फिर किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण दे देंगे। तो ये एक तरह से पुनर्वित्त संस्था के रूप में काम करेगी, यानी वित्त है उसका दोबारा वितरण हो रहा है। नाबार्ड ने किसके लिए वित्त किया? किसानों के लिए करना है, लेकिन किसानों को डायरेक्ट नहीं देगा, ये वित्त देगा बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को। वित्तीय संस्थान फिर किसानों को देंगे। तो वित्त का पुनर्वितरण हो रहा है, यहाँ से जाके फिर वहाँ यहाँ पे वापस आ रहा है। तो इस तरह से वित्त का पुनर्वितरण होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं पुनर्वित्त संस्था। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कार्य तो इसका कंप्लीट हो गया। आगे और बात करते हैं हम। आरबीआई के कार्यों के बारे में आप नाबार्ड और दूसरी संस्थाएं हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने एग्जिम बैंक है उसकी फ़ोटो नहीं ली थी। तो आरबीआई के कार्य देखिए, आरबीआई नोटों का निर्गमन करता होता है। ठीक है, एक कार्य तो ये हो गया। बीच में हमने आरबीआई अधिनियम भी लिख लिया है, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसकी धाराएं होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आरबीआई के कार्य इसके बाद करते हैं, पहले इसकी धाराएं समझ लीजिए। तो आरबीआई अधिनियम 1934 उसमें 60 धाराएं हैं, लेकिन आपको 60 के 60 याद नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि धारा 3 है, इसके अंदर प्रावधान किया गया आरबीआई की स्थापना के बारे में। धारा 4 है, आरबीआई की पूंजी है कितनी होगी, वो सब का ब्यौरा किस में है? धारा 4 के अंदर है। धारा 7 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी प्री में 2021 में। इसमें क्या लिखा हुआ था कि जनहित में जो भी कार्य वह सरकार आरबीआई गवर्नर के परामर्श से करेगा। ठीक है, लेकिन जो परामर्श देगा आरबीआई गवर्नर, उसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? तो ये बाउंडिंग नहीं है, यानी सरकार इसको मान भी सकती है नहीं भी, लेकिन जनरली मान लेती है। धारा 8 है, वो पता होनी चाहिए आपको। आरबीआई का जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है सीबीडी,
इसके बारे में उल्लेख किया गया धारा 8 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट भी है। कितने सदस्य होती हैं? 21 सदस्य होती हैं। 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 4 जनरल काउंसिल के मेंबर, 10 सरकार द्वारा और 2 केंद्रीय मंत्री अलग से होते हैं। तो टोटल 21 हो जाते हैं। अब धारा 17 की बात करें हम, तो सरकार के जो ऋणदान कार्यक्रम है उसका संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है। धारा 22 है, इसमें आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। धारा 45Z और 45ZB, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। ZA के अंदर तो क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का वर्गीकरण है, और 45ZB है, उसके अंदर मौद्रिक नीति समिति MPC है, इसके गठन का प्रावधान इसमें 45ZB में दिया हुआ है। और 47 है जो, वो आरबीआई का जो अधिशेष हस्तांतरण है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आरबीआई की कुछ धाराएं हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें कार्यों के, तो आरबीआई के कार्य है वो कल करेंगे। इसके अलावा जो संस्थाएं बच गई है वो भी मैं आपको अगले वीडियो के पार्ट में बता दूंगा। पार्ट 2 के अंदर हम आगे और डिटेल से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आरबीआई का काफ़ी डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। लगभग 60-70 पेज के अंदर है ये आरबीआई का पूरा। तो इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो एक वीडियो में यह कंप्लीट नहीं होने वाला है। और भी अभी मैंने कितने पेज ऐड किए हैं? 43 पेज ऐड किए हैं, और 20 एक पेज और पड़े हैं अभी। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है इसके बारे में। तो हम अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे आरबीआई की और कार्य बच रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाओं से रिलेटेड इसमें और चीज़ें हैं, वो भी लिंक करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए या फिर स्टडी से रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। थैंक यू।